नमस्कार साथियों, आज लंका के पास पहुंचा हूं और महाविद्यालय जा रहा हूं। काशी से बोल रहा हूं। सावन का पहला दिन है, तो सबसे पहले तो हर हर महादेव आप सभी को। महादेव आपकी रक्षा करे। सावन और शिव का महत्व है। कांवड़ियां आज से भ्रमण करने निकल चुके हैं और हम अपने महाविद्यालय में आज सावन के पहले दिन कुछ अहम कामों को करने के लिए निकल चुके हैं। आपको रास्ते से ही नमस्कार। आज मैं आपको शाम को लाइव नहीं करके रास्ते से कर रहा हूं, क्योंकि हमको लग रहा है कि आज 20 से 25 मिनट लगेगा, तब तक मेरी वार्ता हो जाएगी। साथियों, लाइव आने का कारण होता है और मैं हमेशा किसी न किसी कारण से ही आता हूं। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। और चूंकि अपने महाविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस में हमारे गुरु प्रोफेसर डीके मिश्रा स्मृति शेष, उस समय से हम पॉपुलेशन स्टडीज को पढ़ा करते थे। डेमोग्राफी के एक्सपर्ट थे, मैं भी उनका शिष्य था, तो मैंने भी लिया था। और विश्वविद्यालय में जब था तो भी मैंने पॉपुलेशन स्टडीज को पढ़ाया, और महाविद्यालय डीबी पीजी कॉलेज 2006 से आया हूं, इसको छोड़ा नहीं हूं। भारत जैसे देश में पॉपुलेशन स्टडीज यानी जनसंख्या के नियोजन पर काम किए बिना कोई विषय पूरा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं और स्पेशलाइजेशन के रूप में मैं आज भी वहां पढ़ाता हूं। तो आज चूंकि वही दिवस है, क्लासेस शुरू हो रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक क्लास विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आपको संबोधित कर दूं, कुछ बातें रास्ते में कर दूं, क्योंकि जनसंख्या और विकास का सीधा संबंध है। जनसंख्या और पर्यावरण का सीधा संबंध है। जनसंख्या और संसाधनों का उपयोग का सीधा संबंध है। जनसंख्या और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का सीधा संबंध है। अशोक पांडे जी सुन रहे हैं, भाई साहब प्रणाम। अशोक पांडे जी बड़े भैया के मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो अगर एक रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता भी मेरी बात सुन रहा है तो अच्छा है, कुछ नीतिगत फैसला हो सकता है और मैं सलाह भी दूंगा पांडे जी को। तो आज विश्व जनसंख्या दिवस है, तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या 20वीं शताब्दी की देन थी। मतलब मात्र 100 वर्षों में ही पूरी दुनिया की जनसंख्या में तीव्रतम वृद्धि हुई थी, और हम उसी दौरान 20वीं शताब्दी में ही जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थितियों से परिचित हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी जो इस समय चल रहा है, इस समय पूरी दुनिया में जनसंख्या क्रमशः यहाँ का प्रजनता दर दुनिया का कम हो रहा है और हम धीरे धीरे बुजुर्ग देश यानी एजिंग कंट्री की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आज का जो विश्व जनसंख्या दिवस है साथियों, उसका जो थीम है आज का दुनिया में, वह थीम है युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में मनचाहा परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, यानी यूथ को संबोधित करने वाला यह आज का जनसंख्या दिवस है। इसका थीम है यूथ एम्पावरमेंट। और यूथ एम्पावरमेंट मतलब क्या? अपने पसंद के फैमिली का नियोजन करना, अपने पसंद का परिवार बनाना और इस दुनिया को सकारात्मक रूप से देखकर विकास के रास्ते पर जुड़ जाना, यह थीम है। दुनिया ने यह थीम तो बनाया है, लेकिन साथियों यह थीम भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस में मैं बता रहा हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या की गणना शुरू हो चुकी है, लेकिन 146
करोड़ लोग आधिकारिक रूप से भारत में रहते हैं, जबकि चाइना में संभवतः 141 या 42 करोड़ हैं। यानी हमने जनसंख्या की दृष्टि से चाइना को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये कोई बहुत बहादुरी वाली बात नहीं है। चाइना के साथ मुकाबला केवल जनसंख्या का नहीं हो सकता है, बल्कि हमें अब इस जनसंख्या को कैसे सशक्त बनाकर ये जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है प्रधानमंत्री का, उसके साथ कैसे जुड़े, इस पर चिंतन करना है। हमारे देश की सरकार को भी चिंतन करना है, आम नागरिक के रूप में आप सभी को चिंतन करना है, और एक अध्यापक के रूप में हमें इसको समझाना है। साथियों, भले ही इस समय हमारे भारत में जनसंख्या 146 करोड़ है, लेकिन थोड़ा सा राहत वाली बात है कि प्रजननता दर, जिसको हम लोग फर्टिलिटी रेट कहते हैं, हमारे पॉपुलेशन स्टूडेंट्स उसको समझेंगे। यानी प्रति महिला जो बच्चे का प्रजनन होता है उसके जीवन काल में, उसको हम लोग प्रजननता दर बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। जो पहले 2.1 था, जिसको प्रतिस्थापन दर कहते हैं, यानी एक महिला को एवरेज देश में, इसका यह मतलब नहीं है कि हर महिला को 2 बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी को 6 हो सकता है, 8 भी होता है, किसी को 1 भी हो सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए एवरेज 2.1% जो स्थिति थी देश में, जिससे अभी भी जनसंख्या बढ़ रही थी, वो घटकर आज विश्व जनसंख्या दिवस में बता रहा हूं कि 1.9 हो गया है। यानी प्रतिस्थापन दर से नीचे। प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है एक महिला एक पुरुष, यही परिवार हुआ। प्रजननता के लिए यही इसकी जरूरत है। तो ये 2 में अगर हम 2 कर रहे हैं बच्चे तो पूर्ण प्रतिस्थापन हुआ, 2 से अधिक कर रहे हैं तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, और 2 से कम हुआ यानी जनसंख्या घटेगी। तो भारत बहुत दिनों बाद उसका प्रतिस्थापन दर कम हो गया है, यानी 1.9 लगभग, और एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। साथियों, इस घटती प्रजनन दर के बावजूद हमें आपको समझना है कि अभी भी भारत सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है, जो कि सकारात्मक है। यानी 0 से 14 आयु वर्ग जो होता है, यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे 14 पढ़ाई तक, ये सब व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और इसी में आप प्राथमिक शिक्षा की बात आती है, चाइल्ड केयर की बात आती है। 0 से 14 आयु वर्ग में हमारे पास अभी 24% जनसंख्या है, यानी 100 में 24%, 100 में 24 लोग अभी 0 से 14 वर्ष में हैं। यानी अब 146 करोड़ में 24% का मतलब कितना हो गया? 30-35 करोड़ लोग हो गए। यानी 30-35 करोड़ शिशुओं के लिए इस देश में काम करने हैं, स्वास्थ्य के, शिक्षा के लिए, गुणवत्ता के लिए, क्योंकि वही बीज हैं। जैसे हम लोगों ने 37 करोड़ का वृक्षारोपण रोपण किया कुछ दिन पहले, ये बच्चे आपके 37 करोड़ ये भविष्य के वृक्ष हैं। ये फलदायी कैसे बने, इस पर सरकार को सोचना होगा। बहुत बड़ी जनसंख्या है अभी भी 0 से 14 आयु वर्ग में 24%। और साथियों, दूसरा जो स्कूल से निकल के कॉलेज की ओर बढ़ेंगे, युवा बनेंगे, 10 से लेके 19 वर्ष के, वो हैं 17%। यानी अभी भी 20-22 करोड़ लोग 10 से 19 यानी अपर मिडिल क्लास से लेके कॉलेज तक जाने की स्थिति में, ये जनसंख्या का अभी वर्ग है। और वो युवा जो पहली बार मतदाता बनेंगे, जो लोकतंत्र की दृष्टि से अशोक पांडे जी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी काम करना है, जागरूक करना है, जिम्मेदार नागरिक बनाना है। वो कितने हैं इस समय? साथियों, वो 26% हैं। 146 में 26%, यानी 26 करोड़ और 3-4 करोड़ और जोड़िए, 30 से 32 करोड़ लोग नए मतदाता बनने की कगार में हैं, युवा हैं।
उनको कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्किल चाहिए और साथ ही साथ नौकरी की आशा चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसके लिए मैं आया हूं वो वर्तमान में जिसको हम लोग कार्यशील आयु कहते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो किसी भी देश के विकास की नींव है, वही काम करते हैं, वही आय देते हैं, वही टैक्स देते हैं और उसी के बल पर सरकारें चलती हैं और सरकारों को उन्हीं की सुविधाओं पर ध्यान देना होता है। 15 से 64 वर्ष की आयु जिसमें हम लोग भी आते हैं, पांडे जी भी आते हैं, अनुज जी भी आते हैं, रत्ना भाभी भी आती हैं, दीपक सिंह भी आते हैं, वो हमारे पास 68% है। 68% करोड़ साथियों, 146 करोड़ का कितना हो गया? लगभग 75% से अधिक हो गया, 75 करोड़ से अधिक हो गया। और आप देख रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ को हम लोग मुफ्त का अनाज वितरण योजना से जोड़े हुए हैं। अभी कल्पना कीजिए कि हम आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर आपसे एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि नहीं। साथियों, जो कार्यशील आयु है ये एक बहुत बड़ी आबादी और इसमें लाभांश ढूंढ सकते हैं हम। सरकार लाभांश मतलब युवा देश है, अगर इसको डिविडेंड के रूप में बनाएंगे तो अचानक भारत जो विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है बहुत तेजी से बढ़ेगा। साथियों, इसी से आर्थिक विकास में तेज, क्योंकि यूथ का डिमांड अलग होता है। यूथ इनोवेटिव होते हैं, यूथ फैशन के लिए पैशन में रहते हैं, यूथ शिक्षा स्वास्थ्य की मांग करेंगे, यूथ नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे। तो विकास के दृष्टि से यह जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, 2-3 बात मैं आपसे बता रहा हूं। जो युवाओं को सशक्त बनाने का थीम है, इसमें प्रजनन संबंधी जो फर्टिलिटी होती है, जिससे कि बच्चे का विवाह होता है, दंपत्ति बनते हैं और उनको परिवार का नियोजन करना पड़ता है। तो प्रजनन संबंधी स्वायत्तता ये बहुत बड़ी चुनौती है अभी भी गांव में। हालांकि गर्भ निरोधक दवाओं, परिवार नियोजन के अवेयरनेस का प्रोग्राम तेजी से हो रहा है, जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कई विवाहित भारतीयों के लिए आज भी खास करके गांवों में और खास करके एक विशेष धर्म में नसबंदी या गर्भ निरोधक विधियां पहुंच से बाहर बनी हुई हैं, जो चिंता का विषय। इस पर काम करना चाहिए। साथियों, ये जो थीम है इस वर्ष का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, यह थीम युवाओं को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय करने के लिए सशक्त बनाने पर जोर देता है। यानी युवाओं को यह सशक्त बनाया जाए कि आप कब किस उम्र में विवाह करें, कब बच्चों को जन्म दें, किस विधि से सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करें। यह सारे यूथ को, जिसमें कि शहरी और ग्रामीण ये यूथ शामिल है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये हम सबका काम है। ये केवल सरकार के भरोसे नहीं काम हो सकता है साथियों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि जिस प्रकार के भी विधि है उस विकल्प को हम युवाओं तक पहुंचाएं। साथियों, दूसरी चुनौती क्या है? शिक्षा की बड़ी युवा आबादी, हमने कहा ना बड़ी युवा आबादी है, लेकिन उसकी तुलना में एक शिक्षक के नाते मैं आपको बता रहा हूं, उस पर हम लोग काम करते हैं। भारत पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अभी भी उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए केवल सरकार नहीं, समाज को भी जोड़ना होगा। साथियों, अर्थव्यवस्था हर साल जो श्रम बाजार है, श्रम बाजार इसको हम लोग लेबर मार्केट बोलते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। लेबर मार्केट मतलब ये पूरा का पूरा विश्व बाजार है, उसमें हम भी श्रम कर रहे हैं। आपके सामने हम श्रम कर रहे हैं शिक्षक के नाते, लेकिन श्रम का मायने जो भी काम करता है, किसी प्रकार का भी, छोटा हो बड़ा, उस बाजार में उसका क्या योगदान है। हर साल श्रम बाजार में आने वाले लाखों युवा, हमने कहा ना कि जैसे ही युवा
19 वर्ष से ऊपर होता है, 24 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष से ऊपर होता है, वो श्रम बाजार का प्लेयर हो जाता है, उसको रोजगार चाहिए। तो ऐसे लाखों युवा जो हर वर्ष उस बाजार में सम्मिलित होते हैं, उसको समायोजित करने के लिए क्या हम पर्याप्त अवसर या नौकरियों का अवसर दे पा रहे हैं, इस पर हमें बात करना है। और भारत सरकार जानते हैं कि कौशल विकास कार्यक्रम जो चला रही है वो इसीलिए चला रही है कि नौकरी या शिक्षा और नौकरी को कैसे जोड़ें, शिक्षा को व्यवहारिक कैसे बनाए, इसके लिए एजुकेशन पॉलिसी बनी, क्योंकि रोजगार एक बड़ी समस्या बनी। और आप जानते हैं जो कौशल दक्षता है वो बेमेल हो गया। कई युवाओं में उच्च मांग वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक कौशल की कमी है। जैसे अगर कोई कुछ बड़ा इंडस्ट्री लाता है तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं मिलते हैं, उसके अनुकूल नहीं मिलते हैं। तो पहले तो इस तरह की अनुकूलता का वर्णन सीखना चाहिए। भाई अगर पर्यटन बढ़ रहा है तो ड्राइवर या गाड़ी चलाने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो सबको ड्राइविंग आनी चाहिए। हमें नहीं आती है तो देखिए मेरे साथ दुबे जी हैं, चला रहे हैं, शान से चला रहे हैं। तो सक्षमता, जो काम नहीं है उसको सीखिए। पर्यटन बढ़ रहा है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रेवल टूरिज्म बढ़ेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगा, गाइड की नौकरी बढ़ेगी। ये सारे के सारे चीज पर क्या फोकस हम कर पा रहे हैं? तो ये जो कौशल का बेमेल है, इससे स्किल गैप पैदा हो रहा है अभी भी गांव में और शहरों में। अगर हम स्किल्ड नहीं होंगे और हम चाहेंगे लोकतंत्र के नाम पर कि सबको नौकरी मिल जाए, या कोई दुकान या कोई इंडस्ट्री जबरदस्ती उसको नौकरी दे दे, तो कोई घाटे का सौदा नहीं करेगा, बंद कर देगा दुकान, बंद कर देगा इंडस्ट्री, बंद कर देगा विद्यालय विश्वविद्यालय। हमको स्किल्ड लेबर चाहिए ना। तो ये जो कौशल का अंतराल है ये महत्वपूर्ण है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए साथियों। और जितने युवा हैं, बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारी जनसंख्या का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कुपोषण, सरकार योजना चला रही है लेकिन कुपोषण भी है, गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता की कमी भी है, इसलिए उत्पादक भी नहीं हो पा रहे। अगर हम अशिक्षित श्रमिक, जो लेबर मार्केट के श्रमिक वर्ग है, जो गड्ढा बनाता है, सड़क बनाता है, मकान बनाता है या इस तरह के काम करता है, दैनिक भत्ते पर जीवन बिताता है, उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर स्वास्थ्य पर उसका सारा पैसा चला जाएगा तो परिवार नहीं चला पाएगा। इसलिए सरकार का दायित्व है कि स्वास्थ्य सेवाओं में, सरकार ने आयुष्मान भारत वगैरह किया है, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसकी गुणवत्ता पर आज भी फोकस देने की जरूरत है साथियों। ये मैं आज जनसंख्या दिवस पर बता रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी है जिस पर आपको गहराई से बात। और तीसरा जो जरूरी आज भी जिस पर भारत सरकार या हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो है जेंडर इक्वलिटी, जिसको हम लोग लैंगिक असमानताएं बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि लेबर फोर्स में क्यों बेरोजगारी जैसी स्थिति दिख रही है, क्योंकि इस देश में महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, महिलाएं स्वस्थ हैं, महिलाएं जागरूक हैं और महिलाएं भी रोजगार मार्केट के हिस्सेदार बन रही हैं। इसीलिए भारत में अचानक लग रहा है जिसे रोजगार का संकट है। ऐसी बात नहीं है, महिलाओं के सशक्त होने से रोजगार के अवसर को बढ़ाना होगा, क्योंकि महिला जो श्रम बल है, फीमेल वर्क फोर्स, उसकी भागीदारी अब बढ़ेगी, इसलिए डिमांड उनका बढ़ेगा। आज महिला श्रम भागीदारी का अपेक्षाकृत पुरुषों के मुकाबले कम है, बहुत सारे क्षेत्र में महिलाएं आज भी कम हैं, और ये पूरा का पूरा जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं उसके रास्ते में बाधा। इसलिए G20 में हम लोगों ने विमेन लेड इंडस्ट्री की बात की थी, यानी पुरुष और महिला दोनों विकास के पहिए के दो रथ हैं, दोनों रथ के, इस रथ के दोनों पहिए में बराबर हवा होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर आपको तेजी से विकास के पथ पर दौड़ना है, भेद नहीं होना चाहिए। एक टायर में भी हवा कम होगा तो वो बैठ जाएगी गाड़ी। इसलिए साथियों, युवाओं को सशक्त बनाने का अर्थ क्या है?
मानवीय पूंजी, मानव पूंजी मतलब हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, अवसर, उसमें सरकार को भारी निवेश करना चाहिए। अशोक पांडे जी सुन रहे हैं तो आप कहिए कि शिक्षा पर उचित संयोजन करें, स्वास्थ्य पर उचित संयोजन करें, लाइवलीहुड के उचित अवसर पैदा करें और स्किल डेवलपमेंट को पहुंच तक बनावें। इस पर सरकार काम करे, इस पर निवेश करे। 1 रुपया अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइवलीहुड पर खर्चा कर देंगे और वही 1 रुपया जो इस समय चारों तरफ सड़कें बन रही उस पर खर्चा हो रहा है, यह 1 रुपया उस सड़क से कहीं अधिक उत्पादक होगा भविष्य में। केवल सड़क, केवल ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे और उस सड़क पर चलने के लिए योग्य लोग नहीं मिलेंगे या उस बिल्डिंग में काम करने के लिए योग्य लेबर युवा नहीं मिलेगा तो वो जर्जर हो जाएगा। ये बात समझिए। और इसीलिए शिक्षा और कौशल विकास ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया की दृष्टि से। साथियों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में हम संयोजन की बात करें जनसंख्या के, और एक अध्यापक के रूप में एक विषय को भी चर्चा कि जो बाजार के अनुरूप है मांग, जो जैसा रोजगार की मांग है उस पर सर्वे कीजिए और आवश्यक कीजिए उस इलाके के लोगों को कि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में वैसे ही पढ़ाई हो, उसकी सप्लाई हो, एक तरह से एमओयू हो जाए। बाजार के अनुसार, मांग के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा ताकि युवा हमारे देश के उत्पादक रोजगार के लिए तैयार रहे। युवाओं को तैयार करना होगा कि कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता है। आय का सृजन बड़ा होता है, उससे आपकी जीविका चलती है, उससे देश चलता है। और साथियों, उसका अर्थ क्या है? स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में हम लोग कई बार कहते हैं उद्यमिता को बढ़ाइए। पंडित मदन मोहन मालवीय भी कहते थे कि कैरेक्टर इंटीग्रिटी इंडस्ट्री, चरित्र निर्माण कीजिए, अपने स्व को पहचानिए और उद्यमी इंडस्ट्री मतलब उद्यमी बनिए। तो जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे विवेकानंद के अनुसार, कर्मठ बनाना होगा। और केवल नौकर नहीं, सर्विस सेक्टर में नहीं, बल्कि विनिर्माण भारत के लिए जरूरी है कि जो सेक्टर वाइज हम लोग एनालिसिस करते हैं कि एग्रीकल्चर के पास मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग न होकर हम उछल जा रहे हैं सेवा क्षेत्र में। विनिर्माण जैसे क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, यानी बनारस और आसपास के जिले में बड़े उद्योग लगना चाहिए, बिहार में बड़े उद्योग लगने चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। वो हमेशा के लिए श्रम बाजार को मजबूत करता है। तो साथियों, उद्यमिता को बढ़ाना और विनिर्माण जैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री यानी श्रम गहन क्षेत्रों में हमें विकास को बढ़ावा देना होगा और इसी से एक सक्षम देश बनेगा। भविष्य में सक्षम देश बनाना हो तो हमको कृषि और विनिर्माण हमेशा मजबूत रखना होगा। यही हमारा इकोनॉमिक्स का सिक्योरिटी पॉइंट है, सुरक्षा का क्षेत्र है। और सामाजिक सुरक्षा के लिए हमको शिक्षित और स्वस्थ बनाना होगा समाज को। साथियों, ये सारी बातें हमने लंका से लहुरावीर आ गए। आप देख सकते हैं हम लहुरावीर आ गए। लहुरावीर का यह चौराहा, चंद्रशेखर आजाद मोछ पर हाथ रख के खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं से और साथियों, कहीं ना कहीं से जितनी बातें मैंने लंका से अपने कॉलेज के बीच में बोला है, ये आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर बोला है। ये विषय भी है, ये सामाजिक एक चिंता भी है, ये देश की भी चिंता है। जनगणना हमारे देश में चालू है। नियमतः 2021 में जनगणना आ जानी चाहिए था। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। इसलिए जो हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति थी वो 2000 में बनी थी। सरकार से अपील है आज के दिन में कि राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 यानी लगभग 25 वर्ष बीत गए, उसको बदलिए, मूलभूत बदलाव कीजिए। अब राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 नीति को बदलना होगा। केवल परिवार नियोजन की बात नहीं करनी होगी, बल्कि युवा संयोजन की बात करनी होगी।
और केवल जनसंख्या के बढ़ोतरी की बात नहीं करनी होगी, बल्कि बढ़ी हुई जनसंख्या को विकास के साथ जोड़ने की बात करनी होगी साथियों। इसलिए आपको जनसंख्या नीति 2025 या 26 लानी चाहिए, गुणात्मकता पर जोर देना चाहिए। हर राज्य के नागरिक हमारे नागरिक हैं, हर राज्य के नागरिकों को वही सुविधा मिलना चाहिए जो आप महाराष्ट्र में, केरला में या चेन्नई में या गुजरात के अहमदाबाद जैसे शहरों में देखते हैं। इसलिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना जरूरी है। और साथियों, सामाजिक बुनियादी ढांचे में मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्य जाने वाला है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के खर्च को बढ़ाइए। जैसे आप सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे देश के अंदर जनसंख्या के साथ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जैसे दुनिया एटम बम से घबरा रही है, वैसे भारत को पॉपुलेशन बम से घबराना चाहिए। लोकतंत्र में जनसंख्या के बल पर सरकारें बदल जाती हैं, और जनसंख्या अगर साक्षर नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, तो गलत सलत पार्टियां राज कर लेंगी, जैसे पहले होता था। आप बिहार में देखेंगे, इसी डेमोग्राफिक की वजह से, इसी लोकतंत्र की वजह से कांग्रेस ने 50 वर्षों तक राज किया। गरीब को गरीब बनाए रखा, गरीब को बढ़ने नहीं दिया। जात वाले ने अपने जात को जातिगत बनाए रखना, जाति को बढ़ने नहीं दिया। मुस्लिम समुदाय ने मुस्लिम भाइयों को, जिसे सच्चर कमेटी ने कहा कि अब पिछड़ा बनाए रखा ताकि उनकी राजनीति चले। यह देश में चलना नहीं चाहिए। इसलिए शोध पर काम कीजिए, विचारों पर काम कीजिए। और महाविद्यालय आ गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि भारत को सशक्त बनाने के लिए सचमुच सब लोग साथ मिलकर, सरकार, प्राइवेट सेक्टर, समाज के हर वर्ग एक साथ आना होगा, अवसर प्रदान करना होगा। तो मैंने सोचा कि विश्व जनसंख्या दिवस पर एक संबोधन दे दें, विषय भी हो जाएगा, चिंता भी हो जाएगा, नियोजन भी हो जाएगा, और हमारा भी काम हो जाएगा। जो जुड़े हुए हैं, महाविद्यालय के करीब हूं, जागेश्वर महादेव सामने आ गए, मैं उनके द्वार को दिखाऊंगा आपको। सावन का पहला दिन है, शिव महादेव हैं, और शिव को हम लोग कल्याण के देवता बोलते हैं, और कल्याण इकोनॉमिक्स की भाषा है, वेलफेयर। शिव का स्वरूप देखिए, शिव अर्धनारीश्वर है, लैंगिक असमानता नहीं करता है। शिव कम वस्त्र पहनता है, यानी वांटलेसनेस की बात करते हैं। शिव के गले में सर्प है, जटा है, माला है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति का वो प्रतिनिधित्व करता है। शिव बुद्धिमान है, इसलिए निर्माण की बात करता है। शिव ने गंगा को धारण किया है, इसलिए प्रवाह की बात करता है। शिव का त्रिनेत्र है, इसलिए अधिक विकास, पर्यावरण के कॉस्ट पर करो कि विनाश भी करता है। शिव शिव है, महादेव है। ऐसे शिव को मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जागेश्वर महादेव के हम द्वार पर आ गए हैं, और ये जागेश्वर महादेव का ये सीढ़ी है। देखिए, इत्तेफाक ऐसा है कि ये सीढ़ी है, ऊपर बड़े भारी महादेव हैं जो तिल तिल बढ़ते हैं, जागेश्वर महादेव कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मालाएं बिक रही हैं। जागेश्वर महादेव की जय करते हुए हम आज के इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। सभी को शुभकामनाएं साथियों, नमस्कार।